about Hindi one. You are able to see something there on the screen. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये एक चैप्टर 4 का सैंपल है और इसमें जनरली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का कल कल भी फादर क्लास लिए हैं, परसों भी क्लास लिए हैं, आज भी क्लास लेंगे। आप लोग को डेटा एनालिसिस पार्ट शायद वो बता रहे हैं आपको कैसे आपको कैलकुलेट करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको उन्होंने ये बताया है। तो मैं ये बात समझ के चल रहा हूँ कि आपका डेटा एनालिसिस पार्ट मतलब डेटा एनालिसिस एक्सेल वाला या एसपीएसएस वाला हो चुका है और उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिल गया तो उस रिजल्ट को आप कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, उसका एक जनरल फॉर्मेट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एक तरह से ऑफिशियल वे नहीं होगा कि आपको मैं बताऊं कि चैप्टर 4 का एक कोई पैटर्न होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस। ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस का ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक आपको, क्योंकि आप एमएड स्टेज में हैं, आप अपना इनिशियल अपना वर्क कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन का सिचुएशन में हैं, आप लोग हमारे पास आ नहीं सकते हैं और हम लोग भी आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं पर्सनली, आमने सामने बैठा के कुछ समझा नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक जनरल फॉर्मेट जो ज़्यादातर लोग का सेम होगा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट टेक इट एज ए मतलब फिक्स्ड फॉर्मेट। इसको इस तरह से मेरा मोटिव ये है कि आप लोग का काम कंप्लीट हो जाए और आप डिसर्टेशन टाइम से कर लें। तो ये मेरा मेन मोटिव है। ज़्यादातर लोगों का एक ही तरह का एनालिसिस होगा। हमारे ये सिर्फ स्पेसिफिक एक समझ लीजिए एक्शन रिसर्च टाइप का है। ये एमएड यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज के एमएड के स्टूडेंट्स का टॉपिक जिस तरह से होता है उसका एक जनरल एनालिसिस करके, हाइपोथेसिस जिस तरह का होता है उसका जनरल एनालिसिस करके और वे ऑफ राइटिंग जो है उसका एनालिसिस करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या लिखना है। लेकिन ये अपने माइंड में मत बैठा लीजिएगा कि दिस इज द ओनली वे टू राइट। ये आपको आपके काम को कंप्लीट करने के लिए आप लोग, ज़्यादातर लोग का एक ही जैसा हाइपोथेसिस होगा और ऑब्जेक्टिव्स होगा, तो इसीलिए हम एक फॉर्मेट जो कि आसान तरीका से समझाने के लिए जब समय नहीं रहता है तो आप बोल सकते हैं वन ऑफ द वे दैट आई एम ट्राइंग टू गो इन ए शॉर्टकट वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली आपका चैप्टर 4 जब स्टार्ट होगा, बहुत लोगों का कंप्लीट भी हो गया होगा, उससे कोई बात नहीं है, बहुत लोग अभी कर रहे होंगे। तो जनरली हर चैप्टर में, चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, हर चैप्टर का स्टार्टिंग में आप उसका कुछ इनिशियल लिख रहे हैं। तो चैप्टर 3 किसके लिए, आप लोग सब लोग को सुनाई पड़ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये sir. हाँ, तो आप लोग का उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आप लिखते हैं, है ना। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने लिख लिया। इंट्रोडक्टरी पार्ट जब आप लिख लिए हैं उसके बारे में मैंने चैप्टर 4 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं रखा हूँ। इंट्रोडक्टरी पार्ट आप जहाँ से लिख सकते हैं, बहुत सारे आपने डिसर्टेशन में देखा होगा कि क्या लिखना है। ये अलग अलग हो सकता है कि चैप्टर 4 एनालिसिस ऑफ डेटा की भूमिका क्या है, किस लिए करते हैं, वो सब आप अपना लिखिए जो आप जिसको जो लिखना है, ठीक है। इट कैन बी ऑफ 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस। ये इसके बारे में कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन होगा, ये सबका लगभग एक जैसा ही सब लोग लिख सकते हैं, एक दूसरे का देख के भी लिख सकते हैं। ये बात जहाँ से आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आता है, जहाँ से आपको एक्चुअल अपना काम करना है, यहीं पे प्रॉब्लम आता है और यहीं पे बच्चे अटक जाते हैं कि अब हम क्या करें। मेरे को तो एक्सेल का रिजल्ट मिल गया लेकिन अब हम क्या करें, कैसे इसको लिखें। तो ये जब आपका लिखने का टाइम आएगा तो वहीं से मैं रिजल्ट्स ऑन डेटा एनालिसिस से मैं स्टार्ट किया हूँ। तो आप देख लीजिए कि ये एक जनरल फॉर्मेट है। वर्डिंग का चेंज थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, बार बार एक ही चीज़ लिखेंगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ये लिख सकते हैं द कलेक्टेड डेटा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड एप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस टेक्निक्स वेर यूज्ड so as to test the hypothesis formulated as well। एक 2-4 लाइन में आप इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ था उसको हमने डेटा एनालिसिस किया है और उस डेटा एनालिसिस का जो रिजल्ट आया है, स्टैटिस्टिक्स, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद इसको आप हिंदी में भी, हम एक हिंदी का भी दिखाएंगे। ऐसे ही क्लास लेट हो गया लेकिन देखते हैं जितना हो सकता है। तो
जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हमने लगाया है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग उससे किया और जो रिजल्ट आया है उसको प्रेजेंट किया गया। जनरली आप लोग का जो टॉपिक होगा उसमें 2 वेरिएबल है ज़्यादातर लोग का, ठीक है, 2 वेरिएबल होगा और उसमें पहला जो होगा, उसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव में आप बनाए होंगे लेबल निकालने का, ठीक है, लेवल निकालने का होगा। क्या लेवल मतलब व्हाट इज द अचीवमेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट, व्हाट इज द अवेयरनेस लेवल ऑफ द स्टूडेंट और व्हाट इज द इंटरेस्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ज़्यादातर लोग का यही होगा। तो ये आपका परसेंटेज एनालिसिस से होगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज एनालिसिस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू स्टडी द लेवल ऑफ अवेयरनेस। आप एक कभी भी डायरेक्ट टेबल आप नहीं डालिए, ये नहीं कि आपने हेडिंग डाल दिया लेवल अवेयरनेस टुवर्ड्स प्री स्कूल एजुकेशन और टेबल डाल दिया आप, ये नहीं, हमेशा टेबल के पहले क्या टेबल आप क्या किए हैं वो 2 लाइन लिखिए। ये देखिए ये टॉपिक है, हमको जितना याद आता है ये टॉपिक, ये स्टडी का टॉपिक है प्री स्कूल एजुकेशन के लिए आपका प्री प्राइमरी टीचर्स का अवेयरनेस और एटीट्यूड। प्री स्कूल एजुकेशन के प्रति जो टीचर्स हैं, प्री प्राइमरी टीचर्स जो हैं एलकेजी एंड नर्सरी ये सब में जो पढ़ाते हैं, उनका अवेयरनेस क्या है और उनका एटीट्यूड क्या है, इसके ऊपर ये स्टडी था। तो पहला जो है लेबल निकाला गया है। तो लेबल हैज बीन फाउंड आउट एंड द रिजल्ट हैज बीन गिवन एज फॉलोज। आप देखिए टेबल जब भी बनाइएगा टेबल का टाइटल ऊपर लिखिएगा, ये एक कॉमन है, सबको ध्यान में रखना है। अब देखिए उसके बाद टेबल डाला हुआ है, आपको पता है ये लेबल कैसे निकालना है, फादर बताए होंगे। यस सर। यस सर। हाँ बताए होंगे, आपको मीन निकालना है अनटिल अनलेस आपका मैनुअल में ही निकाल दिया गया हो। बहुत बार मैनुअल में ही बताया गया है, किसी किसी का मैनुअल जिन्होंने स्टैंडर्डाइज खरीदा है उसके मैनुअल में ही दिया होगा कि हाई कब बोलेंगे, लो कब बोलेंगे, एवरेज कब बोलेंगे। जब अगर मैनुअल दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए, अगर नहीं दिया हुआ है देन वी आर गोइंग एज पर दी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को ध्यान में रखते हुए मीन निकालते हैं हम लोग। मीन से 1 SD से ऊपर जितना रहेगा वो हाई रहेगा, मीन -1 SD से जो नीचे रहेगा तो वो लो रहेगा, और बीच वाले सब एवरेज रहेंगे। ये तीन डिवीजन करेंगे तब आप ऐसा करेंगे। और अगर 5 डिवीजन करेंगे तो मीन +1 SD से 2 SD के बीच में जो रहेगा वो आपका हाई हो जाएगा, 2 SD से अबव जो होगा वो वेरी हाई हो जाएगा। उसी तरह से इस तरफ भी लोअर एंड में भी आपका 1 SD से 2 SD वाला आपका -1 SD से -2 SD के बीच में जो रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में रहेगा वो लो रहेगा, और -2 SD से ऊपर मतलब और नीचे जब जाएगा तो वो वेरी लो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप 5 डिवीजन करना चाहते हैं या 3 डिवीजन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 डिवीजन किया हुआ है। इसका भी मैं आज एक्सेल सीट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, हो सकता है एक दिन मैं एक्सेल सीट पे भी जाऊँ और आपको ये भी बताऊँ। हमको मालूम है कि हाई लो निकालने में भी आपका अगर डेटा 100 है 200 है तो आप काउंट कर करके कितना निकालिएगा, एक्सेल में बहुत आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक्सेल वाला फॉर्मेट में बाद में आऊँगा, मैं इसलिए उनका हेल्प कर रहा हूँ अभी जिनका कि डेटा एनालिसिस कुछ पार्ट तक हो गया है एंड दे आर सिटिंग विद द डेटा के साथ बैठे हुए हैं कि आगे हम क्या करें। उनके लिए ये ज़्यादा फायदा करेगा अभी। तो ये आप उसका जैसे ही आपने नंबर्स निकाल लिया तो उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। सपोज आपका यहाँ पे दिख रहा है 6 2 8 2 10 और 2 3 4 5 50 टीचर्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, 50 टीचर्स हैं। तो उसका हाई में आया है 12, एवरेज में आया है इतना और लो में इतना आया, उसका परसेंटेज भी निकाल दिए। एंड देन वंस यू गिव द टेबल यू ट्राई टू राइट द रिजल्ट व्हाट यू आर सीइंग इन द टेबल। ये नहीं कि टेबल डाल दिए, ग्राफ डाल दिए, खत्म हो गया, ये नहीं होना चाहिए। वो टेबल में जो है उसको एक बार लिखना भी है कि जैसे ये परसेंटेज में लिखा है 24% ऑफ हाई अवेयरनेस, 52% ऑफ एवरेज अवेयरनेस एंड 24% ऑफ लो अवेयरनेस अमंग द प्री प्राइमरी टीचर्स। तो ये बताने के बाद आप यही जनरल फॉर्मेट ये होगा, देख लीजिए आप। पहले आप कोई भी ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस को लिखते हैं, उसके लिए एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देते हैं, फिर बोलते हैं कि इसी का रिजल्ट टेबल में दिखाया गया है,
और फिर जैसे ही टेबल आप दिखा देते हैं तो उसके बाद उस टेबल में क्या मिला उसको लिखते हैं, एंड देन यू गो फॉर दैट, इसी रिजल्ट को हम फिगर में भी दिखा रहे हैं, देन यू शो दी फिगर। ये हमारा जनरल फॉर्मेट होगा फॉर एवरीवन, सबके लिए, ठीक है। ये होगा तो मैं ये चैप्टर 4 का जो ये आपका फॉर्मेट है, एक ये आई कैन शेयर विथ यू, आपको शेयर भी कर देंगे हम। तो ये आपका जैसे आप इसका फिर देख ले रहे हैं कि ये फिगर बनाया हुआ है, और फिगर का जितना भी लेवल होगा वो नीचे लिखना है, ठीक है। यू कैन सी दैट इट इज रिटेन बिलो द फिगर, फिगर के पीछे। उसी तरह से देखिए दूसरा वाला जो ऑब्जेक्टिव था, लेवल ऑफ एटीट्यूड, मैं बोला 2 वेरिएबल होगा इसमें भी, एक था प्री स्कूल करिकुलम के लिए अवेयरनेस, दूसरा है एटीट्यूड टुवर्ड्स प्री स्कूल करिकुलम। इसके लिए भी आप देखिए फिर वहाँ लिखा हुआ देखिए, सिमिलरली राइट फॉलोइंग अबव चेंजिंग द स्टाइल रीवर्डिंग सेंटेंस। रीवर्डिंग सेंटेंस का मतलब है कि आपका ऐसा नहीं देख के लगना चाहिए कि आपने इस पर्टिकुलर चीज को कॉपी कर लिया और अवेयरनेस की जगह एटीट्यूड वर्ड यूज कर दिया, ये नहीं लगना चाहिए। अब आपका इस तरह से लिखे हुए हैं, जब दूसरी बार लिखें तो थोड़ा सा वर्ड चेंज करके लिखें, तो वो लगेगा कि आप कुछ मशीनरी नहीं हो, मशीन के तरह काम नहीं करके, मैकेनिकल वे में नहीं काम करके, कुछ अपना माइंड से कुछ लिटरेचर को भी यूज कर रहे हैं। तो इसी को दोबारा भी लिखना है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड चेंज करके। फॉर्मेट वही रहेगा, पहले इंट्रोडक्शन, फिर टेबल, फिर उस टेबल में क्या मिला वो लिखिए, और उसको फिर बोलिए किसी को फिगर में दिखाया गया है नीचे। तो दैट विल बी द कॉमन फॉर्मेट, बट यू कैन यूज दी वर्ड। तो यहाँ पे भी देखिए उसका टेबल दिया हुआ है और फिगर दिया हुआ है, आपको भरना कहाँ पे है, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो आपको कर्सर दिख रहा है। तो ये जो रेड, ये टेबल के ऊपर यहाँ इनिशियली कुछ आप लिखेंगे कि जैसे आप, मैं भी वर्ड चेंज करता हूँ कि टू स्टडी दी attitude of the pre-primary teachers towards pre-school curriculum, the data collected has been analyzed and through percentage analysis and the results obtained are shown in table 4.2। अब ये वर्ड चेंज हो गया, वो जरूरी नहीं है कि ऊपर में मैंने जो लिखा है वही लिखा हो। तो ये आप यहाँ वर्ड डाल दिए, फिर ये टेबल डाल दिए, फिर आप यहाँ पे नीचे टेबल के नीचे फिर लिखिए कि टेबल में क्या मिला है। So इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि as we can see in the above table, if you compare the different columns, देखिए वर्ड चेंज कर रहे हैं। If you compare the different columns for high level attitude towards preschool curriculum, the percentage of teachers are to 12%, and for the average level you can see that the percentage of teachers आर 70%। तो इस तरह से वर्ड को चेंज करके आप टेबल में जो मिला उसको लिखिए। देन अगेन यू कैन राइट दैट दिस रिजल्ट हैज बीन आल्सो शोन थ्रू द फिगर बिलो, और उसके बाद तो ये आपका लेवल के लिए हो गया। जनरली हम लोग का, ज्यादातर लोगों का 80%, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन का यही रहेगा, लेकिन 80% लोगों का यही ऑब्जेक्टिव होगा सबका लगभग। तो ये आप लेवल निकाल लिए। अब क्या होता है, आपका हाइपोथेसिस वाला स्टार्ट होता है। ओके, तो आप एक हेडिंग बनेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड देन यू राइट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस 1, और वहां पे आप हाइपोथेसिस को जो है वो आप उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। वहां से जनरली फर्स्ट चैप्टर से आप उठा के एज इट इज जैसा है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में हो जाएगा, जो ऑर्डर में ऑब्जेक्टिव है, जो ऑर्डर में हाइपोथेसिस है, उसी ऑर्डर में सब थर्ड चैप्टर हो या फोर्थ चैप्टर में वैसे ही रहेगा। फिफ्थ चैप्टर में भी जब आप रिपोर्ट करेंगे वहां पे भी उसी ऑर्डर को मेंटेन करना है। बहुत बार ऐसा होता है, फर्स्ट चैप्टर में कुछ अलग ऑर्डर है, फोर्थ चैप्टर में कुछ अलग ऑर्डर हो जाता है, फिफ्थ चैप्टर में कुछ अलग ऑर्डर होता है। ये आपको बार बार कंपेयर करना होगा कि आपने गलती नहीं किया है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो एच आपका जो इनिशियली जो आप ये देख रहे हैं नल हाइपोथेसिस, जनरली देखिए मैं आपको बताऊं कि पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने दूसरे तरह का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या आपका एफर्मेटिव स्टेटमेंट के फॉर्म में हाइपोथेसिस बनाया है। मैंने आपको हाइपोथेसिस का टाइप बताया था जब पढ़ाया था, एक वो रिसर्च हाइपोथेसिस और एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। और रिसर्च हाइपोथेसिस का 2 टाइप बताए थे हम, कौन कौन सा, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। हाँ, तो ये डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल फॉर्म में आप लिखते हो, चैप्टर 1 में आप लिख सकते हो। यू शुड राइट इन डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल फॉर्म। अभी उसके बारे में आप डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आप अपने अपने गाइड के थ्रू आपने अप्रूव करके उसको बनाया है।
दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वन। जो भी बनाया है उसको रहने दीजिए। लेकिन जब आप फोर्थ चैप्टर में आते हैं, देन यू शुड राइट इट इन दी नल फॉर्म। अब क्योंकि अब हम स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाले हैं, जब स्टैटिस्टिक्स यूज करने वाले हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट विथ नल फॉर्म। तो अब आप नल फॉर्म में निकालेंगे। आपने कैसे भी लिखा हो, डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखा हो या डायरेक्शनल फॉर्म में लिखा हो या नॉन डायरेक्शनल फॉर्म में लिखा हो, उसको आप नल फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए नल फॉर्म में लिखा हुआ है, there is no significant difference in the mean scores of awareness of preschool education between graduate and postgraduate pre-primary teachers of Patna। यहाँ क्या है, दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस है, टी टेस्ट करना है आपको। जनरली आप लोग का ज्यादातर लोग का टी टेस्ट होगा, एनोवा होगा, ज्यादातर लोगों का। तो ये आपका जो आपका इसमें दो ग्रुप का कंपेयर, ये हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया। हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट आप लिखें, देन अगेन व्हाट विल डू, आपको एक इनिशियल स्टेटमेंट लिखना है, जैसे आप ऊपर वाले में किए परसेंटेज एनालिसिस में, उसी तरह से यहाँ पे भी इनिशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। टू टेस्ट द अबव हाइपोथेसिस, द कलेक्टेड डेटा ऑन अवेयरनेस ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्री प्राइमरी टीचर्स। मतलब दो कैटेगरी के प्राइमरी टीचर्स हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएट डिग्री उनके पास है, then they are teaching, and others are those who are postgraduate and then they are in teaching in pre-primary schools, pre-primary classes। तो उनके डेटा को वेर एनालाइज यूजिंग टी स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग द मीन स्कोर्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स। तो ये इनिशियल स्टेटमेंट लिख देंगे और उसके बाद टेबल दिखाएंगे। द रिजल्ट ऑफ दिस एनालिसिस हैज बीन शोन इन टेबल 4.3। तब टेबल में हम लोग आ गए। अब टेबल में देख लीजिए, टेबल का हेडिंग ऊपर रखा गया है और ये आपका कॉलम सब बना है। प्री प्राइमरी टीचर्स, ये आपका क्राइटेरिया है जहां आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दिखाना क्या आपको, मीन स्कोर्स, एसडी एन और टी रेशियो का जो वैल्यू आया, एंड देन यू आर फाइंडिंग दैट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये नॉट सिग्निफिकेंट आया, यू नो दैट अगर ये आपका 1.96 से जब ज़्यादा होगा तो वो आपका सिग्निफिकेंट होता है। 1.96 से 1.98 अगर और एन कम हो जाता है तो, और 2.58 होगा तब आपका 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट। तो अब एक चीज आप यहाँ भी ध्यान में रखिए, अब इस टेबल में भी जो आया है, इस टेबल के बारे में हमको नीचे लिखना है। Now here also this is one of the format। नेक्स्ट बार जब लिखेंगे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कभी देखिए, अब इस टेबल के बारे में जब लिख रहे हैं तो कभी टेबल के बारे में, जैसे मैं ये नीचे जो लिखा हुआ उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम सेइंग इन माय ओन वे। मेरे दिमाग में अभी आप लोग इसका ये म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया, तो अभी मेरे माइंड में जो आ रहा है इस टेबल को देख के मैं वो बोल रहा हूँ। देन आई विल रीड व्हाट इज रिटन देयर। व्हाट आई कैन से that observing the above table, it can be seen that the mean of graduate pre-primary teachers are higher, and you can write also mean of pre-primary teacher, graduate pre-primary teachers। तो जब आप mean लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में उस वैल्यू को डाल दीजिए, 12.06 is higher than the mean of post graduate, उसमें फिर डाल दिए 11.86 is higher than the post graduate pre-primary teachers। But when we see the T ratio value, it has been found to be 0.0159, जो कि 0.0159 आया है। This value is फुल स्टॉप दे दीजिए। This value अब इस found to be 0.159 लिखे, उसका फुल स्टॉप दे दिया। Then you can write again, start a new statement। This value when compared with the standard T table for 48 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आपको मालूम है एन कितना है आपका, 50 है, n - 2 48 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। What I was saying, when it is compared with the T standard table for 48 degrees of freedom, it has been found to be lower or less than the required value to become significant। और required value में आप 1.96 लिख दीजिए। जो टेबल में जरूरत है सिग्निफिकेंट होने के लिए 1.96, उससे लेस है। तो हेंस वी व्हाट यू से नॉट रिजेक्ट। ठीक है, तो यू विल से दैट नॉन हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो नॉन हाइपोथेसिस जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, है ना। यस सर।
सो ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेड किए हैं। उसके बाद हम आगे क्या रखेंगे, देन उसके बाद आप इसका जो रिजल्ट होगा दैट यू कैन राइट दैट मीन्स वी कैन से दैट दी there is no significant difference between the mean awareness level of graduate and graduate and postgraduate pre-primary teachers in their awareness towards pre-primary education. And then you can again write कि this result has been also shown through the figure below, ऐसे करके आप फिगर, तो पहले अब यहाँ पे वही फॉर्मेट हो रहा है, पहले इनिशियली आप लिखें कि क्या आप कर रहे हैं, then you give the table, then you write what you are getting from the table, and you can write that hypothesis is accepted or not accepted. don't try to use the word rejected, ठीक है, रिजेक्टेड वर्ड यूज नहीं करके हम एक्सेप्टेड या नॉट एक्सेप्टेड करेंगे, ठीक है। ये वर्ड को हम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट का बात, रिजेक्ट वर्ड इज नॉट स्टैंडर्ड वर्ड, यू शुड नॉट यूज, एक्सेप्टेड या नॉट एक्सेप्टेड आप कर सकते हैं। तो ये आप करेंगे और उसी तरह से आप लिखे उसको, उसके बाद उसको फिगर के थ्रू आप दिखाएंगे। देखिए फिगर में जनरली मीन कंपैरिजन हो रहा है तो मीन ही सिर्फ दिखाएंगे। हमने ये देखा है कि दी स्टूडेंट्स ट्राई टू शो एवरीथिंग, मीन भी, एसडी भी, एन भी, सब कुछ दिखाते हैं, बट एक्चुअल कंपैरिजन इज मीन दिखा देते हैं, उतना काफ़ी है। नॉट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शो एसडी और यू शो एन, ये सब दिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। मीन डिफरेंस वर्ड ही है, मीन डिफरेंस, तो मीन का डिफरेंस दिखाना है। बहुत बार ऐसा होगा, इट कैन बी सीन दैट मीन बहुत डिफरेंस दिख रहा है, डायग्राम से दिख रहा है बहुत डिफरेंस है, और उसके बाद आपका एसडी जो दिख रहा है वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है, एसडी उल्टा दिख रहा है, एंड दिख रहा है आगे पीछे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जो भी आपका थीसिस को पढ़ेगा, डिसर्टेशन को पढ़ेगा, उनको लगेगा कि ये क्या, किसी में ये बड़ा है, किसी में वो छोटा है, किसी में, और ये एक वो भी देखना का बात होता है कि जब आपका अगर मीन ज़्यादा होता है तो आपका एसडी कम होगा, क्योंकि आपने देखा है कि उस रेशियो में किस तरह से टेस्ट होता है। मीन डिफरेंस जो होता है ऊपर में न्यूमरेटर में होता है और एसडी को नीचे में हम लेते हैं, तो जिसका मीन डिफरेंस ज़्यादा होगा, देन यू कैन सम, इट कैन हैपन दैट इन द फिगर यू कैन सी द अपोजिट ट्रेंड, अपोजिट ट्रेंड दिखता है। तो इसलिए आप क्या करें कि मीन को ही सिर्फ दिखाएं। एज पर एज दी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ योर गाइड, आपके सुपरवाइजर से फिर आप बात कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप एसडी भी दिखाइए, एन भी दिखाइए, यू कैन गो, यू कैन शो इट, बट एज पर एज माई कंसाइंस गोज, यू हैव टू शो ओनली मीन, आपको मीन दिखाना है। तो ये आपका ट्रेंड होगा, इस तरह से आपको दिखाना है। इसी तरह से देखिए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस 2, यहाँ पे भी ये क्या किया गया है, एटीट्यूड का डिफरेंस देखा गया है, तो यहाँ थोड़ा सा वर्ड को चेंज किया गया है, वर्ड चेंज किया गया है, और फिर यहाँ पे फिर दूसरे तरह से लिखा गया, द रिजल्ट कैन बी सीन इन द अबव टेबल शोज दैट द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज 0.093 व्हिच इज thus the formulated hypothesis is accepted and it can be said that there is no significant difference। तो ये आपका इसी तरह से आपका जाएगा, first initial statement, then you go for the table, and then again you go for the not interpretation, what is there on the table, in the table that you write, don't go for interpretation। इंटरप्रिटेशन आप 5th चैप्टर में कीजिएगा कि ऐसा क्यों आया, सिग्निफिकेंट क्यों आया, नॉट सिग्निफिकेंट क्यों आया, वो ऐसे लिखिए, ठीक है। और देन अगेन यू कैन शो दी ग्राफ, आप ग्राफ दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये जो वैल्यू आया है वो आपका क्या है, 2.19 है। यहाँ पे भी इनिशियली आप कुछ लिखना है, फिर ये टेबल आएगा, फिर आप टेबल में देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जहाँ आपका सिग्निफिकेंट आता है, यू कैन आल्सो राइट एस, ये डिफरेंट वे में आप लिख सकते हैं। और स्टार जब देते हैं तो वो क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ नीचे लिखा है टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। डबल स्टार जब देंगे तो यहाँ लिखेंगे द टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। हमको आपको मैंने ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दी थिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.05 लेवल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.01 लेवल। अभी मैं पूछूंगा तो फिर आप लोग पता नहीं कितना लोग बताएंगे, जो भी है देखते हैं, समय बचेगा तो मैं आपसे बात करूंगा, बताएं आपको बताइए। सो ये आपको यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके 48 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए ये हाइपोथेसिस जो है वो
नॉट एक्सेप्टेड होगा, यहाँ रिजेक्टेड लिखा गया है बट यू शुड यूज दी वर्ड नॉट एक्सेप्टेड, ये नॉट एक्सेप्टेड वर्ड यूज कीजिए। और इसके पीछे भी बहुत सारा लॉजिक है, अभी भी सब लोग लिखते हैं, जैसे कि एक लॉजिक ये भी है कि हम लोग अभी भी लिखते हैं, कहीं डिसर्टेशन में दिखेगा आपको हाइपोथेसिस लिखा जाता है फ्यूचर टेंस में, देयर विल बी नो, देयर विल बी नो, कहीं कहीं आपको हाइपोथेसिस दिखेगा प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, देयर इज नो। तो ये जगह जगह की बात है, ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रिक्टनेस इसमें बहुत ज़्यादा है, बट यू ट्राई टू राइट हियर नॉट एक्सेप्टेड, hypothesis is not accepted and that's why the alternative hypothesis is accepted। alternative hypothesis जो है वो accept किया जाएगा, और वो alternative hypothesis क्या है, हाँ लिखा, there is significant difference in the mean scores of awareness of preschool education between preschool and formal school pre-primary teachers of Patna, और this analysis is shown in figure below। फिगर बिलो में आपको वो दिखाया गया। तो इसी तरह से आपको हर एक हाइपोथेसिस को लेके आपको आगे काम करना है। कुछ हाँ एक जो होगा आपका वो होगा इसके लिए कोरिलेशन वाला भी Yes, ज्यादातर लोग का होगा। तो कोरिलेशन में भी पहले कुछ आप इनिशियल स्टेटमेंट लिखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, फॉर द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑब्टेन्ड बिटवीन द टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट्स मेथड हैज बीन यूज्ड टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ये मेथड यूज किया गया, और रिजल्ट जो है आपको टेबल में दिखाया गया है। ये टेबल आप इस तरह से शो कर सकते हैं, एंड यू कैन सी दैट इट इज हाईली सिग्निफिकेंट, डबल स्टार लगा हुआ है, कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एंड 0.01 लेवल। सो आप ये बोल सकते हैं यहाँ नल हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड होगा, और we can say that there is significant relationship between। देखिए एक चीज मैं एक दो चीज आपको और बता दूं, पहले तो आप ये समझ गए हैं कि कैसे क्या करना है। तीन चीज मैं बता दूं, ऐसे तो आप लोग अपना हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव ये सब बनाए हुए हैं। जनरली जो आपका स्टडी होगा, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं, मैंने आपको क्लास में भी जब हाइपोथेसिस पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि आप जब ये बोलेंगे कि अवेयरनेस और एटीट्यूड है ना, अवेयरनेस और एटीट्यूड, अवेयरनेस टुवर्ड्स एनीथिंग, सपोज हिस्ट्री, एटीट्यूड टुवर्ड्स हिस्ट्री, तो आपका अगर ये टॉपिक है तो आपका हाइपोथेसिस वहाँ होना चाहिए कि देयर इज एक लेवल निकालना, दूसरा लेवल निकालना, उसके बाद जब बैकग्राउंड वेरिएबल को लेके जब आप बनाते हैं हाइपोथेसिस, यू मे गो फॉर नल हाइपोथेसिस until unless you are getting this one, what to say, some significant literature। आपको बहुत significant literature नहीं मिल जाता है कि एक ग्रुप ज़्यादा अच्छा कर रहा है या एक ग्रुप ज़्यादा खराब कर रहा है या खराब कर रहा है। अगर आपको literature मिल जाता है, you can write there is significant difference, there is or some group is higher or lower। बट जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक के हिसाब से एटलीस्ट ये तो आपको जरूर लिखना चाहिए कि जैसे ये दो वेरिएबल को हमने लिया है, अवेयरनेस और एटीट्यूड। अब जो सह संबंध वाला हाइपोथेसिस आप बनाएंगे उसमें तो जरूर आप लिखें कि इसके और इसके बीच में संबंध है। ठीक है, हो सकता है आपका नहीं आएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के समय नहीं आएगा, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट वन, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर सब चीज को नल हाइपोथेसिस बना दे रहे हैं तो फिर स्टडी क्यों कर रहे हैं? आपको सब मालूम है कि कुछ होगा ही, इसके बीच में संबंध नहीं है, उसके बीच में जेंडर में भी डिफरेंस नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, देन व्हाई यू आर गोइंग टू डू ए स्टडी? रिजल्ट में आ सकता है, रिजल्ट में हो सकता है सब नहीं आ जाए, लेकिन आपका सोच तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये दोनों के बीच में संबंध है, तब हम ये स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो वो आपको वो संबंध वहां पे रखना पड़ेगा, या जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये तो कोई भी नोविस भी बता सकता है कि इसके बीच में डिफरेंस होगा, तो वो सब चीज को आप जब आप फर्स्ट चैप्टर में बनाते हैं हाइपोथेसिस, वहां पे आप उसी फॉर्म में लिखें। लास्ट चैप्टर में आप ला के नल हाइपोथेसिस में सबको लाइए और उसको टेस्ट कीजिए, दैट इज मेथोडोलॉजिकल इशूज। आपका स्टैटिस्टिकल इशू है, वो आपको स्टैटिस्टिकल वे में वैसे करना है, वो आप कर सकते हैं। बट जहाँ पे आपको लगता है कि ये डिफरेंस है, वहाँ यू ट्राई टू गो फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड ट्राई टू राइट इन दिस व्हाट यू से अफर्मेटिव स्टेटमेंट। कन्फर्मेटरी तो आपका बाद में हो जाएगा फोर्थ चैप्टर में जाके। तो ये एक फोर्थ चैप्टर का एक जनरल फॉर्मेट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है।
और दैट यू ट्राई टू यूज इट। अब हमको कुछ लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं, दे कैन आस्क। सर सर बोलिए स्मिता दी। सर यहाँ पर्सन कोरिलेशन 1 लिखे हैं। ये आपको डाउट है? अच्छा ठीक है, उसको बताएंगे। और बताइए सर हाँ मेरे को भी यही कोरिलेशन टेबल में ही थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा टेबल को ऊपर कीजिएगा सर सर, थोड़ा प्लीज। सा ऊपर करिए ना। सर यहाँ मेरा आया है जी, ये 2 टेल टेस्ट में 0.000। सर उसका क्या लिखे? बता रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? और कोई ये भी कुछ पूछ रही थी, इसका पहले सुन लें, हम दोनों का बताएंगे हम साथ में। हाँ सर, हम दोनों का करीब करीब एक ही है। कैसे आप जान गए? क्योंकि हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं सर। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मतलब पर्सन कोरिलेशन वाले में है, और सर सिग्निफिकेंस 2 टेल है उसमें है। हम सर जो हम कोरिलेशन निकाले हैं वो हम एक्सेल सीट पे निकाले हैं कोरिलेशन। तो ये जो है सेम वेरिएबल के अंदर, मतलब विद इन द ग्रुप, वो तो नहीं निकाले हैं क्योंकि हम फॉर्मूला से निकाले हैं कोरिलेशन, पियर्सन कोरिलेशन फॉर्मूला से। तो ये जो आया है अवेयरनेस टुवर्ड्स प्री प्राइमरी एजुकेशन 1, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो इसको किस ढंग से कैलकुलेट करेंगे? बोलिए, हम कुछ काम कर रहे हैं, ये बताएंगे सबको एक साथ। अच्छा, चलिए। और ये जो सिग्निफिकेंस है टेल वाला 0.002, तो वो तो कोरिलेशन टेबल से हम यहाँ पे लिखेंगे ना कि मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना होता है। अच्छा चलिए, पहले मैं आप जो भी थोड़ा बहुत हम सुने आप लोग का बात, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात सुन लीजिए आप। पहली बात ये है कि आपका ये जो टेबल जो बनाया हुआ है, वो टेबल जो है वो आपका एसपीएसएस में इस तरह से रिजल्ट आता है ना। आपका एसपीएसएस में अगर आप करेंगे तो रिजल्ट इसी तरह का आता है। यस सर। लेकिन हमने तो सर एक्सेल शीट पे किया है। ठीक है, अब सुनिए, अभी मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट आप कर सकता हूँ। ये जो टेबल है, ये टेबल जो है आप अगर देखते हैं, अगर एक्सेल में अगर आप निकालते हैं तो इस तरह का टेबल आता है। और अगर आपने मैनुअली निकाला है तो उसमें जैसे आपको मैनुअली जो फॉर्मूला है एक्समेशन एक्स वाई का, एक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ये सारा चीज टेबल में दिखा सकते हैं। सुन लीजिए मेरा बात, पहले सुन लीजिए। ये सारा चीज हम लोग उसमें दिखा सकते हैं अगर आपने मैनुअली किया है। अच्छी बात है, मैनुअली किए हैं, अच्छी बात है। एसपीएसएस नहीं है आपके पास और अभी ज्यादातर लोग एक्सेल में ही कर रहे हैं, देन यू कैन यूज दैट वन। नाउ सेकेंड थिंग ये है कि अब जब हमारे पास हम लोग ये सब तब करते थे जब एसपीएसएस हमारे पास अवेलेबल नहीं था। नाउ ईच एंड एवरी वन, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे सब चीज जगह तो सब कुछ तो चेंज हो रहा है ना। अब सबको मालूम है कि हम लोग एसपीएसएस के थ्रू ही बच्चा एनालिसिस करता है। तो ये जो टी टेबल भी बना है ना, ये टी टेबल भी जो ऊपर में मैंने आपको दिखाया, ये ट्रेडिशनल टेबल है। अगर आप ये, मैं एक नया वाला जो ये जिस स्टूडेंट का है, थोड़ा पुराना, अगर मैं नया एक स्टूडेंट का दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं आपका टी टेबल जब एसपीएसएस में निकालते हैं तो उसमें और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है। लेकिन उस सारे इंफॉर्मेशन को तो आपको नहीं रखना है। उस किसी दिन मैं एसपीएसएस का जो रिजल्ट आया हुआ है उसको मैं खोल के मैं आपको बताऊंगा इसमें से कौन कौन सा कॉलम आपको रखना है और क्या नहीं करना है, कौन सा रखना चाहिए। और क्योंकि जब आपके पास सबको मालूम है कि एसपीएसएस से आप यूज कर रहे हैं और एसपीएसएस में ये टेबल आता है, यू कैन डायरेक्टली वहां से इंपोर्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि इस तरह का टेबल आप डाल दीजिएगा तो कोई बोलेगा अरे कैलकुलेशन नहीं किए, आपको मालूम नहीं है मैनुअली कैसे किया जाता है। इट इज नॉट ऑफ योर
कंसर्न बिकॉज ये जो कैलकुलेशन करना है स्टैटिस्टिक्स में, कोरिलेशन निकालना, मीन निकालना, मीडियन निकालना, ये तो अब हम लोग एसपीएसएस से कर रहे हैं ना। अब ये अगर बताता है, उसके लिए आपका स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है, उसमें बच्चे करके दिखा देंगे कि कैलकुलेशन करने आता है कि नहीं करने आता है। अब एनोवा एनकोवा सबको जानते हैं कि एसपीएसएस के थ्रू होगा, तो आप वहीं से जो टेबल वो देता है उस टेबल को आप यूज कर सकते हैं। एसपीएसएस का जो ये टेबल है ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसको ऐसे डाल दिया गया। वो जो टी टेबल जो आता है अगर एसपीएसएस में आप करते हैं तो वो उसमें बहुत सारा कॉलम आता है। सारा कॉलम को हम लोग नहीं रख सकते हैं, उसमें से कुछ चॉइस करना पड़ेगा। लेकिन जो ये जो टेबल है, जो कि ट्रेडिशनल टेबल ऊपर दिख रहा है टी वाला, उससे अच्छा टेबल इसको बनाया जा सकता है। इसमें एफ वैल्यू भी दिखा सकते हैं, और दूसरा कि अगर दोनों में वेरिएंस इक्वल है तब क्या टी वैल्यू है, और दोनों में वेरिएंस इक्वल नहीं है तब क्या टी वैल्यू है। ये दोनों टी वैल्यू को भी यहाँ दिखा सकते हैं, और ये भी बताने की कोशिश कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है तो कौन सा टी वैल्यू देखेंगे, अगर वेरिएंस इक्वल है तब कौन सा टी वैल्यू देखेंगे। अब अगर एसपीएसएस में किए होंगे तो पता नहीं, कुछ लोगों का शायद फादर कर दिए होंगे, तो वेरिएंस इक्वल है तो कौन सा टी यूज करेंगे, वेरिएंस इक्वल नहीं है तो कौन सा टी यूज करेंगे। तो उस तरह से वो टी वैल्यू को भी, टी टेबल को भी अलग तरह से बना के दिया जा सकता है। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे कुमकुम ने बताया कि मैं मैनुअली क्यों, मैनुअली आपने किया है, आप उस मैनुअली में जो जो कॉलम आपका है, समेशन एक्स वाई कितना आया है, समेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आया है, वो कॉलम सब दिखा के आप कोरिलेशन का जो वैल्यू आया है आर वैल्यू वो लिख दीजिए, और देन यू गो टू द टेबल। आर को भी टेस्ट करने के लिए, जैसे टी का टेबल है, आर का भी टेबल है, तो n-2 में जाके देख लीजिए आर का वैल्यू और आपका कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या आया है। अगर ज़्यादा है तो आप लिखिए सिग्निफिकेंट, नहीं ज़्यादा है तो नॉट सिग्निफिकेंट लिखिए, 0.05, 0.01, ये आप वहाँ से कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वन, कि आपका किसी ने बोला कि मेरे में 0.000 आया, और किसी ने बोला 0.002, यहाँ 0.002 लिखा हुआ है ना। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0.05 आपको क्लियर है, 0.05 लिखा रहे या 0.04 लिखा रहे, या वो अगर लिखा रहे तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि 0.05 लेवल पे मेरा सिग्निफिकेंस, क्योंकि 0.04 है, 0.03 है, तो 0.01 को तो क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए यू कैन राइट इट सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। अगर देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कितना एकोमोडेट, यू कैन आल्सो राइट इट इज सिग्निफिकेंट एट 0.04 लेवल, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल में लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट का, यही तो एसपीएस में बताता है कि किस लेवल पे आपका सिग्निफिकेंट है, वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। जब हम लोग के पास मैनुअली करने का मतलब था, हमारे टेबल में 0.05, 0.01 मेंशन है, उसी को देख के हम लोग लिख देते थे 0.05 या 0.01, लेकिन अब टेबल के ऊपर हम लोग उठ गए हैं, एसपीएसएस में वो एग्जैक्ट वैल्यू बता देता है। यू कैन ऑलवेज राइट, जैसे इसमें लिखा जा सकता है 0.002 लेवल पे सिग्निफिकेंट है, यू कैन राइट, बट मैं उतना ज़्यादा अभी आइडियल होने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि सब एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे उसके ऊपर है। तो अगर आपका 0.000 आया है, जैसे इसका ये बता रही थी स्मिता, 0.000 करके 3 प्लेस तक ही वो दिखाता है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है आगे क्या आया है। 0.000 का मतलब 0 नहीं है, दैट यू शुड बी श्योर। 0.003 दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है 10 जीरो के बाद कुछ हो, या 11 जीरो के बाद कुछ हो, बट यू कैन राइट इट एट 0.01 लेवल, ठीक है, क्योंकि 0.01 से तो लेस हो गया ना, 0.000 0.01 से कम है, यू कैन राइट 0.01 लेवल। यहाँ पे भी आप 0.01 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.002 जो है 0.01 से लेस है ना। यस सर। तो ये इसमें भी 0.01 लिख सकते हैं। आप जो बोले 3 जीरो दिख रहा है तो वहां भी 0.01 लिख सकते हैं, ठीक है सर। मेरा नेगेटिव भी आया है, नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसके बारे में कुछ पूछना है। अभी हो गया ना सिग्निफिकेंट वाला, कि आप 0.000 आएगा तो क्या लिखेंगे 0.0, तो सर 1 आप पर्सन कोरिलेशन 1, तो 1 मींस क्या यहाँ? हाँ 1 वाला बता रहे हैं आपको। तो पहले आपने बताया नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाला भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए डायरेक्शन ये है, हो सकता है नेगेटिव आया हो लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं हो, ये भी हो सकता है। नहीं सर, सारा नेगेटिव आया है, सारा 1% पे सिग्निफिकेंट भी आया है। हाँ तो बस उसको बताइए, उसको इंटरप्रेट आपको करना है कि किस लिए आया है नेगेटिव, क्यों दोनों में उल्टा संबंध है, वो आपको बताना है। तो ये इंटरप्रिटेशन वाला 5th चैप्टर में जाएंगे तब हम बताएंगे। ये 1 जो आया है, ये 1 ये एक है जो
प्री प्राइमरी एजुकेशन का प्री प्राइमरी अवेयरनेस के साथ ये इसी के साथ कोरिलेशन 1 दिखा रहा है। ये जब एसपीएसएस में आप करते हैं तो एक बार वो खुद के साथ कंपेयर करके कोरिलेशन बताता है और फिर दूसरा बताता है खुद का दूसरे के साथ। तो खुद के साथ किया है तो 1 आया है, और जब एटीट्यूड के साथ किया है तो 0.435 आया है। उसी में नीचे चले जाइए, देखिए जब ये क्रॉस करके देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो ये यहाँ पे भी एटीट्यूड के साथ जब हुआ है तो 1 है, अवेयरनेस के साथ हुआ है तो 1 है, लेकिन जब ये लोग एक दूसरे के साथ जब कंपेयर किए तो 0.435। सर इसमें एक और कॉलम बनना चाहिए था। क्या चीज चलिए, जो ऊपर लिखे हैं वो साइड में भी लिखना चाहिए था ना, तो ज्यादा क्लियर होता। कौन सा ऊपर लिखे? जैसे अवेयरनेस टुवर्ड्स द प्री प्राइमरी एजुकेशन, अगर हम इस साइड भी लिखते तो हमको कंफ्यूजन। हाँ कर लीजिए, वैसे कर सकते हैं। तो ये तो है कि एक मैंने एक फॉर्मेट आपको दिया, आप इसको और जितना बेहतर बना सकते हैं बोलिए। ये बोल रहे थे ना सर कि बहुत सारा ये कोरिलेशन टेबल देखे तो जो विद इन ग्रुप का है कोरिलेशन वो 1 शो करता है। तो मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट बनते जा रहा है कि विद इन ग्रुप में हमेशा 1 ही आएगा, ये सही है क्या? विद इन ग्रुप कहाँ ये बोल रहा है, उसी वेरिएबल के साथ कोरिलेशन है। ये वेरिएबल और अमाउंट वही उसी वेरिएबल के साथ कोरिलेशन निकाले, 1 आएगा। 1 ही आएगा ना। अच्छा, उसी वेरिएबल के साथ एक बार फिर से आप कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो 1 ही आएगा ना। एक ग्रुप के साथ उसी ग्रुप में कर रहे हैं तो 1 ही ग्रुप में हुआ ना अंदर विद इन। ठीक है। तो ये सर जब हम एक्सेल पे निकाले हैं लेकिन ऐसा टेबल बनाना चाहेंगे तो 1 वहां पे खुद से लिख सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो एक्सेल में इस तरह से आया है इसलिए हमने किया है। आप मतलब अगर जैसे इसने बताया, स्मिता ने बताया कि उसको क्लियर करने के लिए उसने वैसा बना दिया है। ये टेबल को देख के अगर कोई एसपीएसएस यूज करता है उसको पता चल जाएगा कि ये एसपीएसएस से इंपोर्ट किया गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर एक इंटेलिजेंट वे में अगर आपको बनाना है तो यू शुड नॉट शो दिस 1-1 कोरिलेशन। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ एक दूसरे दोनों के साथ क्या कोरिलेशन निकला है दैट वन यू जस्ट शो। बात ये भी हो जाता है ना कि अगर वो एसपीएसएस से इंपोर्ट करके यहाँ ला रहे हैं, अगर वही दोनों के बीच का कोरिलेशन सिर्फ दिखाएंगे इस टेबल में और कुछ लिखा ही हुआ नहीं रहेगा। यही इसको थोड़ा सा बचाने के लिए ही उसमें थोड़े से और इन्फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। तो इफ यू कैन डू, देखिए टी वाला टेबल जो एसपीएसएस से इंपोर्ट, मैंने बोला ना टी टेबल अगर एसपीएसएस से इंपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन ये कोरिलेशन वाला टेबल जो है वो उतना इन्फॉर्मेटिव है नहीं। उससे अच्छा है कि आप मैनुअल वाला जो बनाए हैं उसको आप दे दीजिए। ओके सर। क्योंकि दोनों में से जो अच्छा टेबल दिखेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, वो दे देना ज़्यादा अच्छा है। टी वाला भी हम बताएंगे एक दिन, एसपीएसएस वाला, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। तो टी वाला जो टेबल है वो भी एसपीएसएस में जब आता है तो उसमें और क्या क्या चीज, मतलब ये तो सिंपल वाला है और उसको किस तरह से डाल सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो वो आप कर सकते हैं। एनोवा वाला भी रह गया, एनोवा वाला भी बताएंगे हम। हिंदी वाला भी सोचे थे, रुकिए देखिए हिंदी वाला में भी देखिए लगभग उसी तरह से काम किया गया है। हिंदी वाले लोग बोलेंगे कि हम लोग को कुछ बताएं। इसमें भी वही है, देखिए आप देखिए ये परिकल्पना एक लिखा हुआ है, इसके बाद उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। परीक्षण करने के लिए एनोवा टेस्ट का प्रयोग किया गया है और उसके परिणाम को टेबल में दिया गया है। ठीक है, एफ वैल्यू दिया गया है और उसके बाद ये टेबल को फिर क्या है उससे पता चला वो लिखा गया है और फिर बोला गया है कि इसी परिणाम को आपको फिगर के द्वारा